नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 2022-23 की इस आर्थिक सर्वेक्षण की श्रृंखला में भी आपका स्वागत है। चूँकि मैं आपको इनिशियल से रिमाइंड करा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा सीक्वेंस चल रहा है। शुरुआत में हमने पहले चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग ओवरव्यू में ब्रॉड डाटा देखा था, जिसमें जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी को भी करंट प्राइस पे एंड बेस प्राइस पे देखा था, पर कैपिटा इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब देखी थी। सेकंड चैप्टर में हमने कृषि की बात करी थी। थर्ड चैप्टर में हमने ग्रामीण विकास के बारे में बात करी थी। और फोर्थ चैप्टर से हमने बोला था कि हम अपने इकोनॉमी के द्वितीय क्षेत्र में आ गए और द्वितीय क्षेत्र में सबसे पहले फोर्थ चैप्टर में औद्योगिक विकास देख लिया था। और फिफ्थ चैप्टर है अपना आधारभूत संरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, अब पहला सवाल आएगा सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे आप सबको पता है और पहले भी मैंने बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य और किसी भी देश के लिए वो मूलभूत सुविधाएं जिनके आधार पे वहाँ पे औद्योगिक सेवा क्षेत्र का विकास होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आपका परिवहन आएगा। आप परिवहन में सड़क परिवहन भी हो सकता है, रेलवे परिवहन भी हो सकता है, जल परिवहन भी हो सकता है और वायु परिवहन भी हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आपका संचार सेवाएं आएंगी। संचार सेवाएं में आपकी डाक सेवाएं होंगी। उसके अलावा आपका मोबाइल या टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स होंगी। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा आता है, बिजली का उत्पादन करना। तो ऊर्जा उत्पादन भी अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा एंड क्षय ऊर्जा। तो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अगर मैं इसे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं इस लेक्चर को, तो इकोनॉमिक सर्वे में इस तरीके से उन्होंने सीक्वेंस बना के दिया है। सबसे पहले एनर्जी के बारे में बात की है, फिर उसके बाद में परिवहन के बारे में बात की है, फिर संचार के बारे में बात की है और आपदा प्रबंधन के रिगार्डिंग भी कुछ उन्होंने डाटा दिया हुआ है। तो ये हमारा आधारभूत संरचना का विकास चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है। चूँकि ये लेक्चर प्री के लिए डाटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस के लिए इसकी बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वो आपको देखनी होंगी। अब ऊर्जा वाला प्री से हर बार एक सवाल पूछा ही जाता है, ऊर्जा कितनी इस्टेब्लिश्ड हमारे यहाँ पे राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता जो है वो ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है, कितनी उत्पादित की जा रही है, कितना इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, ये सब देखना होता है। तो बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक माना जाता है। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पे विकास होगा। अब आप कभी भी किसी यूरोपियन देश में जाएंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, कभी चाइना जाएंगे, वो ऑलमोस्ट विकसित देश हैं और उसका कारण क्या है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक वाक्य है जो हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बार बार बोलते हैं कि अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ रोड्स। और उनको दूसरे तरीके से बोलूँ तो हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अमेरिका के रोड इसलिए अच्छे नहीं है कि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि अमेरिका के रोड अच्छे हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ अच्छा होगा वहाँ पे अमीरी पैसा ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेसमैन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि उस राज्य में बिजली की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, उसके अलावा वहाँ पे कानून व्यवस्था को देखा जाता है। अगर ये अवेलेबल है तो ही कोई इन्वेस्टर उस राज्य में पैसा लगाना चाहता है। तो कहीं भी पैसा लगाने से पहले चेक किया जाता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या नहीं। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार इस पर बहुत सारा काम करती हैं। तो बस ये ध्यान रखना, बुनियादी ढांचे का विकास अगर हो रहा है तो आपकी आर्थिक सुदृढ़ता को दिखा रहा है। अब हम क्या देखने वाले हैं इसमें, एक तो ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है और उसका कंजप्शन कितना हो रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे गांव के विद्युतीकरण के लिए हर गांव लेवल पे जो बिजली पहुंच सके, इसके लिए कुछ योजनाएं चलाई गई, जिनमें से दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है, पीएम कुसुम योजना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा के बारे में एंड देन पवन ऊर्जा के बारे में, जैविक ऊर्जा के बारे में, इनका डाटा देखेंगे और फिर कुछ योजनाएं और उनके उत्पादन से रिलेटेड डाटा रहेगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन डाटा, सोलर रूफ टॉप पावर स्कीम्स है, एक सोलर पार्क एंड मेगा सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वो, एंड रेस्को मोड पे सोलर रूफ टॉप योजना है, उसके बारे में बात करेंगे। सड़कें कितना डेवलपमेंट हो चुकी हैं, विकास पथ कितना क्या है, आरएसआरटीसी राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कमीशन, मोटर वाहन पंजीकरण की संख्या कितनी है, रेलवे का कितना जाल बिछा हुआ है राजस्थान के अंतर्गत, डाक दूरसंचार सेवाएं और आपदा प्रबंधन, इतना सा देखना होगा।
बाकी ये आपको पता ही है, हमारे ये लेक्चर्स आपको इस यूट्यूब इस स्कैन करने के बाद में, QR कोड स्कैन करने के बाद में यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट विद दी ऊर्जा। चलो ऊर्जा से शुरू करते हैं। अधोसंरचना विकास में मैंने बताया आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि किसी भी राज्य की आधारभूत विकास, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम पहले नंबर पे ले रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा के अलावा सड़क या परिवहन भी है, ठीक है, दूरसंचार भी है, ठीक है, दूरसंचार भी है, और उसके अलावा आपदा प्रबंधन भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये हम बात कर रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या चीज़ है? बिजली, ठीक है, एक ऐसी कमोडिटी, ठीक है, बिजली, जिसके बगैर आज आप जीना एक तरीके से संभव नहीं मान सकते हो। आपके घर में जितनी भी सारी एक्टिविटी हो रही हैं आजकल वो बिजली पे ही डिपेंडेंट है, और अगर किसी ज़िले में या किसी शहर में बिजली नहीं आ रही है तो वो शहर एक तरीके से अपंग जैसा हो जाता है और उसके सारे ऑर्गन्स बंद हो जाते हैं अगर बिजली नहीं आ रही है तो ऊर्जा की जो डेवलपमेंट, ऊर्जा का जो विकास है वो इम्पोर्टेंट है, और ऊर्जा का ट्रांसमिशन एंड कंजप्शन जो है वो किसी राज्य की उसकी ग्रोथ को दिखाता है और उस राज्य के डेवलपमेंट स्टेटस को दिखाता है। अब ऊर्जा डेवलप किस तरीके से होती है? एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मली पुराने समय का, जो अपना पुराने समय पे यूज किया जाता था, कि एक डायनामो होता है, ठीक है, डायनामो। ये डायनामो जो होता है इस तरीके से होता है, चुंबक होता है। अब ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, और इस तरीके से चुंबक होते हैं ए बी, और इनको घुमाना होता है, और घुमाने के बाद में जब ये घूमते हैं तो घूमने के बाद में इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो वेव्स जनरेट होती हैं, और उसके कारण जो है वो ऊर्जा जनरेट होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो हम साइंस में देखेंगे, बट इतना ध्यान रखना कि यांत्रिक ऊर्जा को नॉर्मली पुराने समय पे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता था, और वो किसके माध्यम से बदला जाता था? वो डायनोमो के माध्यम से बदला जाता था। अब अगर हमें ऊर्जा जनरेट करनी है तो उस डायनोमो को घुमाना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। अब डायनोमो को घुमाने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं थर्मल प्लांट का, ठीक है। थर्मल प्लांट का किस तरीके से? थर्मल प्लांट में कोयले को डाला जाता है, कोयले से भाप जनरेट होती है, और भाप के कारण जो ऊष्मा बनती है उस ऊष्मा के आधार पे उस डायनोमो जो है उसको घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। एक तो होता है थर्मल प्लांट का। उसके अलावा एक तरीका होता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन, और अपना जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। पानी की तीव्र धार को उस डायनोमो पे डाला जाता है और उसके कारण वो डायनोमो घूमता है, तो फिर ऊर्जा जनरेट होती है, जल विद्युत उत्पादन होता है। अब ये जो थे पुराने तरीके थे, अब नए तरीके का आ रहा है अपना सोलर एनर्जी वाला सोर्स। उसमें सूर्य की किरणों को, या सूर्य की किरणों को एक सोलर प्लेट होती है सिलिकॉन्स की, उन पे डाला जाता है, और वो सेमीकंडक्टर प्लेट्स होती हैं, और वो जो क्या करती हैं, सूर्य की किरणों को कन्वर्ट करती हैं किसमें? ऊर्जा में। तो वो एक नया तरीका है, और चूंकि सूर्य अपने आप में एक लॉन्ग रन तक जो है रहने वाला है, तो अपने आप में ये क्या ऐसी है? अक्षय ऊर्जा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए बस इतना कि बिजली का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है। अब हमें डाटा देखनी है। वैसे ये कॉन्सेप्ट साइंस का है तो साइंस में देखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो यहाँ से भटकाव होने वाला है। राजस्थान में ऊर्जा, डाटा, उसका उत्पादन और उपलब्धता है, और उसके लिए योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही हैं ये होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बिजली उत्पादन, इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको डाल रहा हूँ। हमारे राजस्थान में 23,487 मेगावाट, यानी मैं इसे गीगावाट में कन्वर्ट करूं तो 23.4 गीगावाट की बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब बिजली का उत्पादन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि मैंने बताया था, थर्मल से भी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी होता है, यानी जल विद्युत से भी होता है, सोलर से भी होता है, विंड से भी होता है, बायोमास से भी होता है। इन सब में हमारे राजस्थान के अंतर्गत कितना जनरेट किया जा रहा है? 23,487 मेगावाट। ये अपना इकोनॉमिक सर्वे 2022 के डाटा में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जनरेट किया जाता है वो थर्मल एनर्जी के थ्रू किया जाता है, ताप विद्युत के थ्रू किया जाता है। ये ध्यान रख लेना, थर्मल, जिसमें कोयला का यूज किया जाता है, वो थर्मल एनर्जी होती है, ओके। अब कुछ डाटा है। सोलर ऊर्जा की इस्टेब्लिशमेंट, यानी अधिष्ठापित क्षमता, इस्टेब्लिशमेंट को बोलते हैं अधिष्ठापित क्षमता,
अधिष्ठापित क्षमता तो सोलर एनर्जी की कितनी है, 13,531 मेगावाट, लेकिन अभी प्रोडक्शन कितना हो पा रहा है, 3,348 मेगावाट। बाकी धीरे धीरे बाकी चीज़ों का जो अधिष्ठापित हो चुका है उसका धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, अधिष्ठापित का मतलब होता है कि इतने जो संसाधन हैं वो लगाए जा चुके हैं और अगर इस संसाधनों का अभी प्रेजेंट में पूर्ण उपयोग कर लिया जाए तो तुरंत इतनी बिजली उत्पादित की जा सकती है, ये होती है अधिष्ठापित। लेकिन होता क्या है कि इनमें टाइम लगता है उनको इनिशिएट करने में। मान लीजिए अडानी जी ने सोलर प्लांट का लगाया है, तो हो सकता है वो प्लांट अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो और बहुत सारे प्लेट्स लगे हों, बहुत सारे प्लेट्स नहीं लगे हों, लेकिन अधिष्ठापित में उसकी पूरी क्षमता को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन जितने का निकल के आ रहा है उसी को शामिल किया जाता है। तो हमारे राजस्थान में सोलर एनर्जी का इस्टेब्लिश्ड जो क्षमता है वो 13,531 मेगावाट एंड प्रोडक्शन हो रहा है 3,348 मेगावाट का। ऐसे ही विंड एनर्जी की बात करूं, विंड एनर्जी में भी वही टरबाइन को घुमाने वाली प्रोसेस होती है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पंखे होते हैं और उनको हवा के द्वारा घुमाया जाता है और जैसे वो हवा के द्वारा घूमते हैं तो नीचे जो टरबाइन या डायनोमो जो होता है वो घूमता है एंड उसके बाद में बिजली जनरेट होती है। तो विंड की जो अधिष्ठापित क्षमता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत वो है 4,442 मेगावाट और कुल मिला के 3,330 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। अगर मैं बायोमास की बात करूं तो बायोमास का उत्पादन जो किया जा रहा है 102 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, और इसका एस्टेब्लिश क्षमता शायद 120 मेगावाट की है। ठीक है, बट 102 और 120 में कन्फ्यूजन नहीं करना है। 102 की तो उसकी एस्टेब्लिश क्षमता है, 120 की तो उसकी अधिष्ठापित क्षमता है। ठीक है, इतने का स्थापित कर दिया जा चुका है, लेकिन उनमें से अभी 102 वाले ही काम कर रहे हैं, तो 102 मेगावाट की जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। 1690 मेगावाट की क्षमता के विंड और सोलर हाइब्रिड संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। दोनों एक साथ में, विंड भी और सोलर भी एक जगह से ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो उसके कितने क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, 1690 मेगावाट के। अब बात करते हैं बिजली ट्रांसमिशन। अच्छा ठीक है, एक थोड़ा सा ये मैं आपको बिजली का एक कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ कि मान लीजिए किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये हमारा घर, ठीक है, ये हमारा घर, इस घर में पंखा, एसी, मोबाइल चार्जर, ठीक है, ये सब रखे हुए हैं और बल्ब ये सब रखे हुए हैं हमारे घर में। और हम इसमें क्या कंजम्पशन यूज कर रहे हैं, हम उपभोग कर रहे हैं किसका, बिजली का। ठीक है, अब इस बिजली का उपभोग करने के लिए एक लंबी प्रोसेस होती है। प्रोसेस किस तरीके से होती है, एक यहाँ होता है अपना पावर जनरेशन प्लांट, पावर जनरेशन प्लांट। ठीक है, इसका काम क्या होगा, विद्युत का उत्पादन करना। और विद्युत उत्पादन के तरीका मैंने आपको बताया, या तो वो थर्मल तरीके से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, कोयले के भाप के द्वारा टरबाइन को घुमा करके, या यहाँ पे विंड एनर्जी के द्वारा, हवा के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, या यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा भी, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। सोलर एनर्जी के द्वारा भी विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, सौर ऊर्जा के द्वारा भी। हाइब्रिड हो सकती है, दोनों की मिक्स हो सकती है, विंड की एंड सोलर की। उसके अलावा बायोमास के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं विद्युत उत्पादन के और इनके प्लांट्स लगते हैं। ठीक है, जैसे कि रावतबाता में न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लांट है, कोटा में थर्मल प्लांट है। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। जैसलमेर में विंड प्लांट हैं, जैसलमेर में ही बहुत सारे सोलर प्लांट्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियर वाला अपना रावतबाटा के अंतर्गत है ही। तो अलग अलग प्लांट होते हैं और इनके द्वारा क्या किया जाता है, या तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या सोलर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या बायो एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बायोमास जो होता है बायो एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये हो गया विद्युत का उत्पादन। ठीक है, अब विद्युत के उत्पादन के बाद में उस विद्युत को जो है एक जगह होती है पावर हाउस, जहाँ पे उस विद्युत का स्टोरेज करने की क्षमता होनी चाहिए, वहाँ तक लाया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन, ओके, स्थानांतरण, स्थानांतरण। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं। अगर आप देखते होंगे तो वो गाँव खेतों में बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं जो कि बहुत बड़ा एरिया एक कवर करते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोल होते हैं जिसमें एक साथ में ही 10-10 वायर जाते हैं। वो आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे 33 kV की लाइन जा रही है, इस तरीके के पोल्स होते हैं और उनमें
इस विद्युत को यहाँ जनरेट हुआ है इसको ट्रांसमिशन करके पावर हाउस तक भेजा जाता है। ठीक है, पावर हाउस जो है उसे जीएसएस तक भेजता है। ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हाउस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस होते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हाउस आपके घर के पास में जो ट्रांसफॉर्मर होता है जिसे हम डीपीवी बोलते हैं, वहाँ तक विद्युत को भेजता है और वहाँ से आपके घर में 220 वोल्ट की जो है वो विद्युत आती है। शुरुआत में यहाँ पे जो जनरेशन हो रहा है वो काफ़ी हाई वोल्टेज का होता है, धीरे धीरे उसे कम करके और आपके घरों में 220 वोल्टेज का ट्रांसमिशन किया जाता है, पहुँचाया जाता है, जिसे आप उपभोग करते हैं। जिनमें से मोबाइल तो सिर्फ 5, 10, 20 वोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके का यूज होता है। पंखे, एसी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनके लिए भी जो चार्जर वगैरह होते हैं उनमें भी छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है, वो उस इलेक्ट्रिसिटी की जो वोल्टेज क्षमता है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि बिजली का एक तो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उत्पादन हो रहा है, दूसरा होता है उसका स्थानांतरण, स्थानांतरण, और फिर यहाँ पे आपका जो जीएसएस बोलते हैं या पावर हाउस बोलते हैं वो है, और उसके बाद में उसका वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप अपना देखते होंगे आसपास में, तो आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें लिखा आता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, इस तरीके से वितरण निगम लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आपके घर तक बिजली आती है बीच के ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका घर होता है इस तरीके से। अब उत्पादन की बात करें तो हमने याद कर लिया 23,487 मेगावाट का हमारे राजस्थान में कुल उत्पादन हो रहा है। 23,487 मेगावाट का कुल उत्पादन हो रहा है। ये हमारे टोटल बिजली उत्पादन है। इसमें अलग अलग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है थर्मल से जो उत्पादन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा है। और सोलर का जो उत्पादन हो रहा है वो कितना है, ये ध्यान रखना है आपको। सोलर का उत्पादन हो रहा है, सोलर का उत्पादन है 3,348 का, और विंड का 3,730 मेगावाट का, बायोमास का 102 मेगावाट का, और मिक्स में विंड और सोलर का 1,690 मेगावाट का। अब बात करते हैं स्थानांतरण की। तो स्थानांतरण के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन बिछानी पड़ेगी। तो हमारे राजस्थान में कुल मिला के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे लिखा जो है 44,663 किलोमीटर के तार बिछाए गए हैं। अब होता क्या है कि ये जो ट्रांसमिशन होता है इसमें बहुत सारी बिजली का छिजत हो जाती है, यानी लॉस हो जाता है। उस लॉस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से लेके और यहाँ तक बहुत सारी बिजली की लॉस हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे सर्किट्स वगैरह, शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होने के कारण, या तारों की जो क्षमता होती है, विद्युत रोधक क्षमता होती है वो अधिक होने के कारण जहाँ जितना जनरेट होता है उसमें से 10%, 20% तो लॉस हो जाता है। तो उसे रोकने के लिए, उस लॉस को रोकने के लिए एक योजना चलाई गई सरकार के द्वारा, उसका नाम रखा गया अभिनव योजना, स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, जैसे इंग्लिश में हम बोल देंगे स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम, STNAMS। तो बस इतना याद रख लेना। बिजली स्थानांतरण की जो तारों की लंबाई है वो 44,683 किलोमीटर के पास में है, और उसमें जो छिजत होती है उसको कम करने के लिए और सिस्टमेटिक बेस से और इस ट्रांसमिशन को प्रबंधन करने के लिए STNAMS अभिनव योजना शुरू की गई। अब बात करते हैं बिजली उपभोक्ता। ठीक है, अब लास्ट में कौन आते हैं, बिजली उपभोक्ता, जो हम घरों में उपयोग करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ डाटा। कुल मिला के हमारे राजस्थान में 1.80 करोड़ उपभोक्ता हैं। 1.80 करोड़ मतलब इतने करोड़ बिजली कनेक्शन हैं। इसका मतलब इसमें घरेलू कनेक्शन भी शामिल हैं और कमर्शियल यानी व्यावसायिक कनेक्शन भी शामिल हैं। पिछले साल की तुलना में इसमें 2.56% की ग्रोथ हुई है, यानी पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा है। वैसे आप अनुमान लगा पाएंगे ऑटोमेटिक ही सबसे ज़्यादा जो उपभोक्ता होंगे वो घरेलू उपभोक्ता ही होंगे। एक डाटा आता है कि क्या गांव का विद्युतीकरण 100% हो चुका है, तो नहीं, 100% गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, लेकिन 99% हो चुका है। 100% तो कभी होना पॉसिबल भी नहीं है, कभी कभी बीच बीच में कोई नया गांव बन जाएगा, कभी दूसरा गांव बन जाएगा, तो 100% तो कहा नहीं जा सकता, 99.99% तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 43,965 गाँव का विद्युतीकरण हो चुका है, और गाँव में 97 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है। और कुल कितने उपभोक्ता हैं, 1.80 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिसमें पिछले साल में 2.56% की ग्रोथ हुई है, और घरेलू उपभोक्ता सर्वाधिक है। तो ये तो मैंने ओवरव्यू में बता दिया। इसी का एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। तो ये चार्ट अगर आप देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं। वर्षवार ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता। ठीक है, अधिष्ठापित का मतलब होता है कितना इंस्टॉल्ड हो चुका है और कितना उसका उत्पादन हो रहा है। तो अब मेनली यहाँ पे उत्पादन के बारे में बात की गई है। ओके,
देखिए, एक तो होती है राज्य की स्वयं की परियोजनाएं, जिसमें एक थर्मल तापीय, एक जल विद्युत और गैसीय। ये 18-21 से हमें कोई मतलब नहीं। हमने राजस्थान ने स्वयं की जितनी भी हैं वो हैं 9450 मेगावाट की। ठीक है। फिर कुछ केंद्र की परियोजनाएं हैं, जिनमें केंद्र की परियोजनाओं में हमारे राजस्थान को हिस्सा मिलता है। ठीक है। जिनमें तापीय, जल विद्युत, गैस, परमाणु वाली ऊर्जाएं, तो उनमें केंद्र की परियोजनाओं से हमें 3113 मेगावाट का जो है वो सहयोग मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। ठीक है। RSMML एवं निजी क्षेत्र के द्वारा पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और सौर ऊर्जा की परियोजनाएं। इनके तहत आप देखें तो पवन ऊर्जा का कुल उत्पादन 3730। ठीक है। सौर ऊर्जा का कुल उत्पादन 3348। ठीक है। और ये निजी के रूप में तापीय विद्युत वाला ये है, ये याद रखना ही नहीं है। बायोमास का उत्पादन 102। अब ये बायोमास का पिछले 5-6 साल से 102 ही है, इसमें कोई बढ़ोतरी दिख ही नहीं रही है। ओके, 102 ही दिख रहा है यहाँ पे। और कुल मिला के हमारे राजस्थान की कितने उत्पादन हो रहा है सकल? 23,487। और वो यहीं पे मैंने आपको रिवाइज करने के रूप में डाला हुआ है, आप रिवाइज कर लीजिए। कुल कितना है? 23,487। विंड से 3730 मेगावाट और सोलर से 3348 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। और बायोमास से कितना हो रहा है? 102 मेगावाट का। ओके, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन को अब मैं डिवाइड करके आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे कुल अधिष्ठापित क्षमता का चेंज होगा डाटा, ये थोड़ा सा आप चेंज करना है। ठीक है। कितना डाटा है ये? 23,487 मेगावाट। ये डाटा आप अपनी बुक में चेंज कर लेना सभी। ओके, नए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। पिछला वाला मुझसे मिस्टेक हो गया है यहाँ पे कुछ। 23,487 मेगावाट आप अपनी बुक में चेंज कर लेना। कुल उत्पादन ये हो रहा है। ओके, मैंने जो पहले ऊपर बताया वही चीज़ें। ओके, देन अब मैं बात करता हूँ, दो तरीके की ऊर्जाएं हैं। एक होती है क्षय ऊर्जा, एक होती है अक्षय ऊर्जा। क्षय ऊर्जा यानी परंपरागत तरीके से स्रोत, और अक्षय ऊर्जा गैर परंपरागत तरीके से। क्षय ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा जो आने वाले समय में जिसकी कमी हो जाएगी, जिसके रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी और उसके कारण प्रदूषण भी होता है। ठीक है, क्षय यानी खत्म हो जाएगी आने वाले समय पे। और एक होती है अक्षय ऊर्जा या गैर परंपरागत यानी नए न्यू सोर्सेज जो अक्षय हैं, यानी जो कभी खत्म नहीं होने वाले। जैसे कि पवन ऊर्जा, पवन हमेशा चलती रहेगी। जैसे कि सौर ऊर्जा हमेशा चलती रहेगी। इवन इफ हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बायोमास को भी उसी के अंतर्गत शामिल किया है, क्योंकि खेती का जो अपशिष्ट होता है उसके द्वारा सरसों की तोड़ी या गोबर या जूली फ्लोरा, इनके द्वारा बायोमास ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो इसे गैर परंपरागत या अक्षय ऊर्जा में शामिल किया है। और क्षय ऊर्जा जो आने वाले समय में उसके जो संसाधन है वो नष्ट होने की संभावना रहेगी, या उसके जो संसाधन है जिनके द्वारा एनर्जी डेवलप की जाएगी वो सीमित हैं। तो एक तो होती है तापीय, क्योंकि कोयले से जनरेशन हो रहा है इसका, तो कोयला तो निश्चित मात्रा आने वाले समय में खत्म होने वाला ही है। और उसके अलावा प्रदूषण भी होता है। दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी, इसके सोर्सेज बहुत कम है, ये मिलता भी कम है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है और आने वाले समय पे ये भी खत्म हो सकता है। जल विद्युत परियोजनाएं भी, इसको हम पुराने परंपरागत या क्षय ऊर्जा में शामिल करते हैं। अब थोड़ा सा डाटा याद रखना, वैसे तो हमारा ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापी यानी थर्मल जो है वो एनर्जी जनरेट की जाती है, हाईएस्ट प्रोडक्शन किया जाता है। कोटा में 1983 में 7 यूनिट बनाई गई थी, जिनसे 1241 मेगावाट का प्रोडक्शन किया जाता है। सूरतगढ़ में फर्स्ट सुपर थर्मल प्लांट बनाया गया, जिसमें 2820 मेगावाट का प्रोडक्शन किया जाता है। छबड़ा में 2009 में 6 यूनिट बनाई गई, छबड़ा 12 में। ओके, ये तो तापीय की बात कर दी। परमाणु ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो रावतभाटा में जो है न्यूक्लियर प्रोडक्शन किया जाता है कनाडा के सहयोग से। इसमें 6 यूनिट हैं और 2 यूनिट जो हैं उन पे काम चल रहा है अभी। ओके, एंड जल विद्युत परियोजनाओं में चंबल परियोजना है, भाखड़ा नागल नदी पे परियोजना है, ब्यास नदी पे, नर्मदा और माही नदी पे राजस्थान में अंदर परियोजना है। तो बस इतने से एक डाटा याद रख सकते हैं, तो वो याद रखना है। पहली बात तो सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में विद्युत का उत्पादन थर्मल से हो रहा है। दूसरा, न्यूक्लियर का प्लांट कहाँ पे? रावतभाटा के अंतर्गत में। ओके, उसके बाद में रावतभाटा में जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन किया जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट की जा रही है, वो किसके देश के सहयोग से की जा रही है? वो कनाडा के सहयोग से की जा रही है। राजस्थान में पहला सुपर थर्मल प्लांट कहाँ पे है? तो वो सूरतगढ़ के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अक्षय ऊर्जा। पवन ऊर्जा से शुरुआत करते हैं, विंड एनर्जी। हमारे राजस्थान में
आप अगर देखें तो गर्मियों के टाइम पे बहुत अधिक मात्रा में तीव्र आंधियाँ चलती हैं, क्योंकि आंधियाँ चलती हैं तो बहुत तेज़ पवन चलती है, और पवन चलती है तो जो बड़े बड़े टरबाइन पंखे हैं, विंड के जो पंखे हैं वो तेज़ गति से घूमेंगे, और तेज़ गति से घूमेंगे तो निश्चित सी बात है कि उनमें विद्युत जनरेशन अधिक होगा। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत विद्युत जनरेशन बाई पवन ऊर्जा की क्षमता बहुत ज़्यादा है, 127 गीगावाट तक की। ठीक है, 127 गीगावाट तक की जो है वो ये क्षमता है हमारे राजस्थान में पवन ऊर्जा की। अब तक इंस्टॉल्ड कितना हो चुका है, 4442 का, और उत्पादन कितने का हो रहा है, 3730 का। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके लिए सरकार के द्वारा इसके डेवलपमेंट करने के लिए विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी लाई गई थी 2019 में। और पवन ऊर्जा के प्रमुख अगर मैं जो प्लांट है उनकी बात करूं तो अमर सागर ये भी जैसलमेर में है, और ये बड़ा बाग भी ये भी जैसलमेर में है। अमर सागर जैसलमेर में पहला पवन ऊर्जा का विंड एनर्जी का प्लांट लगाया गया था। उसके अलावा आप जैसलमेर साइड में घूमने जाएंगे तो जैसलमेर से आउटर जिधर भी जाएंगे उधर चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी टरबाइंस मिलेंगी विंड एनर्जी के लिए, बहुत बड़ी बड़ी। जैसलमेर के चारों तरफ चल जाना, वहाँ आपको मिल जाएंगी। स्विट्जरलैंड करके एक कंपनी है, उसने सबसे ज़्यादा स्थापित किए हुए हैं। ओके, तो पवन ऊर्जा की क्षमता 127 गीगावाट तक की है। हम फ्यूचर में चाहें फुल यूज करें पवन ऊर्जा का तो 127 गीगावाट तक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और वर्तमान में 3730 मेगावाट का जनरेशन किया जा रहा है। पॉलिसी बनाई गई 2019 में। उसके बाद में बायोमास ऊर्जा की बात करें, इस्टेब्लिश्ड 130 मेगावाट की है, कुल 13 संयंत्र हैं। स्रोत क्या होता है, सरसों की तूड़ी, जूली फ्लोरा और गोबर का। बायोमास नीति 2010 में बनाई गई थी, और उत्पादन 102 मेगावाट का हो रहा है। तो स्टेबलिश थोड़ी ज़्यादा है लेकिन उत्पादन इतने का हो रहा है। कुल 13 संयंत्र हैं जिनमें से 2 काम नहीं कर रहे हैं, तो बस इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 4 साल में कोई उन्नति दिख नहीं रही है इस बायोमास एनर्जी के अंतर्गत। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी हमारे राजस्थान में भरपूर संभावना है, क्योंकि हमारे राजस्थान में अधिकतर समय मान लीजिए 325 दिन तक जो है वो अधिक मात्रा में तीव्र रोशनी रहती है। तो हमारे राजस्थान में सोलर एनर्जी की भरपूर संभावना है। एक सोलर एनर्जी का एक नॉर्मल सा डाटा कभी कभी पूछा लिया जाता है कि सौर विकिरण की हमारे राजस्थान के अंतर्गत कितनी क्षमता है, तो उसको नापने का एक तरीका होता है। हमारे राजस्थान में हम 6 से 7 किलोवाट सोलर एनर्जी पर स्क्वायर मीटर पर डे में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सौर विकिरण हमारे राजस्थान में आती है, तो ये ध्यान रख लेना, 6-7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर डे हम जो है इतनी सौर विकिरण हमारे राजस्थान के अंतर्गत आती हैं। तो एक दिन में हम 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में सोलर प्लांट लगा करके 6 से 7 किलो वाट की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए। राजस्थान में सोलर एनर्जी की क्षमता 142 गीगावाट की है, और विंड एनर्जी की मैंने आपको बताई थी 127 गीगावाट की, अगर पूरा उपयोग किया जाए तो। और ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में अगर मैं आपको बताया कि वर्तमान में हमारे राजस्थान की जो कुल एनर्जी का उत्पादन हो रहा है सिर्फ 23 गीगावाट मान लेता हूँ, 23,427, वो 23 गीगावाट का। देखो 23 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है, फिर भी राजस्थान की सारी ऊर्जाएं पूरी हो रही हैं, सारी क्षमताएं मोस्टली पूरी हो पा रही हैं। अगर हम सोलर एनर्जी का पूरा उपयोग कर लें तो हमारा 142 गीगावाट का उत्पादन होने वाला है। ठीक है, जो कि आज वाली से तो बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो अगर सौर ऊर्जा को भी प्रॉपर पोटेंशियल यूज कर लिया जाए तो हमारी राजस्थान की सारी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। इवन विंड को भी अगर यूज कर लिया जाए तो विंड से भी पूरी की जा सकती है, लेकिन विंड वाला उतना कारगर नहीं होने वाला है। सोलर एनर्जी पे अधिक मात्रा में फोकस किया जाएगा। वर्तमान में इंस्टॉल्ड क्षमता इतनी है और प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इतना हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल्ड क्षमता में वृद्धि कर दी गई है क्या? ओके, लेट मी चेक। यस, इंस्टॉल क्षमता 13,531 मेगावाट की है, एंड प्रोडक्शन हो रहा है 3,348 मेगावाट का। इसके डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम बनाया गया, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन बनाया गया, जो सौर ऊर्जा के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। और इस नोडल एजेंसी के द्वारा बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं राजस्थान में। इसके द्वारा या इसके सहयोग से बाकी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं। सबसे पहले बड़ला जोधपुर में एक जगह है, वहाँ पे सोलर पार्क स्थापित किया गया जो 2245 मेगावाट की उत्पादन क्षमता रखता है। ओके, उसके बाद में फलौदी पोखरण में सोलर पार्क स्थापित किया गया 750 मेगावाट का। फतेहगढ़ में सोलर पार्क स्थापित किया गया, फतेहगढ़ चूरू में 1500 मेगावाट का।
और नोखा बीकानेर में 925 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया गया और नवीनतम पूगल बीकानेर में 1450 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया। उसके अलावा और भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन बड़े बड़े 5 आपको याद रखने हैं। पहला भडला जोधपुर में, फिर उसके बाद में फलौदी पोखरण के बीच में सोलर पार्क स्थापित किया गया। फलौदी अपना जोधपुर में आता है और पोखरण अपना जैसलमेर में आता है। फतेहगढ़ में, उसके बाद में नोखा बीकानेर में और पूगल बीकानेर में ये बड़े बड़े सोलर प्लांट स्थापित किए गए। राजस्थान में सौर ऊर्जा के डेवलपमेंट के लिए नीतियाँ बनाई गई। पहली नीति 2011 में बनाई गई थी और नवीनतम नीति 18 दिसंबर 2019 को बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य ये रखा गया था कि 2024-25 तक हम 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। ये लक्ष्य इसमें रखा गया था। अगर भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं उनकी बात करूं मैं इंडियन गवर्नमेंट के, तो इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है 2030 तक हम 450 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करेंगे और ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सोलर एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पहली बात तो राजस्थान में भरपूर संभावना है। 325 दिन बहुत अधिक मात्रा में राजस्थान में जो है वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है वो है 6 से 7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर डे। ये हमारे राजस्थान की सौर विकिरण की तीव्रता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं राजस्थान में सोलर एनर्जी की जो क्षमता है, अगर उसकी पोटेंशियल का पूरा उपयोग किया जाए तो हम 142 गीगावाट तक जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में वर्तमान में इंस्टॉल्ड है 13,531 मेगावाट का और प्रोडक्शन हो रहा है आपका 3,348 मेगावाट का। उसके अलावा राजस्थान में सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन बनाया गया, जिसके द्वारा अलग अलग प्लांट बनाए गए या उनमें सहयोग किया गया, जिनमें से भडला जोधपुर का, फलौदी पोखरण का, फतेहगढ़ का, नोखा बीकानेर का, पूगल बीकानेर के सोलर प्लांट इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान में पहली सौर ऊर्जा की नीति 2011 में आई थी, नवीनतम 18 दिसंबर 2019 को आई है, जिसका उद्देश्य 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। अगर मैं बात करूं भारत सरकार की, तो भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हैं 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी का जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है और सौर ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है ऊर्जा तक पहुंच। ठीक है, मैंने शुरुआत में जो आपको चार्ट बनाया था कि यहाँ पे हमने करना है उत्पादन के बाद में हमें करना है ट्रांसमिशन के बाद में आप जीएसएस से या पावर हाउस से उसका वितरण करते हैं। अब वितरण करने के बाद में आते हैं उपभोक्ता। डाटा तो मैंने बता दिया, इन उपभोक्ताओं की ऊर्जा तक कितनी पहुंच है और इस पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, यानी सब घरों में बिजली का कनेक्शन प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, कुसुम योजना, रूफटॉप मॉडल योजना, रेस्को रूफटॉप मॉडल योजना। ठीक है, ग्रामीण विकास का मतलब ये हुआ कि हर गांव में हर घर तक 24 घंटे 7 दिन अच्छे ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। ये कोशिश रहनी चाहिए गांव का अगर विकास करना है तो। ठीक है, तो इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये शुरू की गई केंद्र सरकार के द्वारा। पुरानी एक योजना थी सौभाग्य योजना, जिसमें उद्देश्य था प्रत्येक घर को बिजली, वही सेम उद्देश्य इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में है। इसका उद्देश्य ये था कि 2022 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली पहुंचाना 24 घंटे 7 दिन तक, मतलब 24 आवर्स 7 डेज, सप्ताह के 7 दिन तक। तो ये अपने कोशिश तो की थी कि प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना, लेकिन वही मैंने आपको बताया था कि 100% का भी हो ही नहीं सकता, तो 99% गाँव तक बिजली पहुंचा दी गई है। ये केंद्र सरकार की योजना थी। इसमें बीपीएल वाले जितने भी परिवार थे उनको बिजली कनेक्शन फ्री में दिए गए थे। ठीक है, कुछ बेसिक चार्जेज लगते थे, वो चार्जेज हटा दिए गए और बिजली कनेक्शन फ्री में दिए गए थे। इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को क्रियान्वयन करने के लिए राजस्थान में जो नोडल एजेंसी बनाया गया था वो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, उसे बनाया गया था। एंड इसका रियल टाइम डाटा अपडेट करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया जिसे हम गर्ग बोलते हैं, गर्भ। ठीक है, गर्भ। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कितने गांव में कितने लोगों को कनेक्शन मिल चुका है। अभी उसका सेकंड वर्जन लॉन्च हो चुका और शायद अब थर्ड भी हो चुका होगा। तो गर्भ नाम का एक एप्लीकेशन जिसमें रियल टाइम डाटा मिल जाएगा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत कितने गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है। तो मोस्टली 99% गाँव तक बिजली पहुंचा दी गई है। ओके, अब आती है कुसुम योजना। कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान ये एक तरीके की ऐसी योजना है जिसमें जो किसान है
उस किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता में कन्वर्ट करने का प्लान किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी से ये जो है वो अपना शुरू किया गया। एंड ये एक तरीके से ऐसे समझिए कुसुम योजना, ये नॉर्मल सी योजना इस तरीके से समझ सकते हैं आप। इसका उद्देश्य ये है कि मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और आपके पास में 5 बीघा खेत है, ठीक है, 5 बीघा खेत है। आप 5 बीघा में खेती का उत्पादन करते हैं, खेती का उत्पादन करके बेचते हैं, तो आप नॉर्मली इनकम कर पाते होंगे 50,000 या 1 लाख रुपए तक का उत्पादन कर रहे हैं। अब सरकार चाह रही है किसान सिर्फ खेती का उत्पादन नहीं करें। मान लीजिए इसके बाद 10 बीघा खेती मांग रहा हूँ, ओके 10 बीघा, बोले 5 बीघा में तो आप खेती कर लो, 5 बीघा में आप विद्युत उत्पादन करो, विद्युत का उत्पादन करो। बोले कैसे? कि आप अपने 5 बीघा में सोलर प्लांट्स लगाओ, ठीक है, सोलर प्लांट्स लगाओ और इन सोलर प्लांट्स से विद्युत का उत्पादन होगा। उस विद्युत उत्पादन को आप सरकार को बेचो और सरकार से आपके पास में आय आएगी, इनकम आएगी। तो यानी अन्नदाता को ऊर्जादाता के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है और बहुत अच्छा ये एक तरीके से कुसुम योजना थी। ओके, इसमें क्या हुआ, अन्नदाता से ऊर्जादाता में, एंड इसमें इसके अलावा भी ये तो है ही, उसके अलावा जितने भी पुराने सोलर जितने भी पंप से किसानों के खेतों में काम करने के लिए, उन पंपों को सोलर पंप में कन्वर्ट किया जा रहा है और ग्रिड से जुड़े उपकरण किसान को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब यहाँ पे सोलर प्लांट लगाने के लिए किसान को चाहिए पैसा, तो पैसा के लिए सरकार ने बोला कि हम सब्सिडी देंगे। कैसे? केंद्र देगी 30%, राज्य देगा 30%, किसान को 40% वहन करना है। लेकिन अगर आप इस 40% में भी से लोन लेना चाह रहे हैं तो 40 में से सिर्फ 10% आप वहन कर लो, 30% हम लोन भी दिलवा देंगे आपको, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई सोलर प्लांट आपको, कोई बड़ा सोलर प्लांट लगाना है 2 मेगावाट तक का या 5 मेगावाट तक का बोल रहा हूँ, ठीक है, 5 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगाना है और उसमें 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है, ठीक है, 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है। तो इसमें किस तरीके से पैसा किसान यूज कर सकता है? बोले आपको 30 लाख तो केंद्र सरकार दे देगी, 30 लाख राज्य सरकार दे देगी, बचा 40 लाख वो किसान को लगाना है। लेकिन मान लीजिए 40 लाख नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 लाख का आपको लोन करवा देंगे, 10 लाख अपनी तरफ से लगा दो और जैसे ही आपका प्लांट हो जाएगा, आपका ऊर्जा उत्पादन शुरू हो जाएगा, सरकार आपको इनकम देना शुरू कर देगी, तो आप अपना लोन भी चुका सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता में बदलने की कुसुम योजना है। ओके, इसके 3 घटक हैं। 3 घटक में पहला घटक तो वही है जो अन्नदाता को ऊर्जादाता में बदलना है। दूसरे घटक में सोलर पंप जो हैं उनको चेंज करना है। देखिए, घटक ए, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के द्वारा इसे जो है वो संचालित किया जा रहा है या लागू किया जा रहा है। सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के। ओके, 500, इसमें लिमिट में ये है 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जो कि ग्रिड से कनेक्टेड होंगे, जो पास में लाइन जा रही है उससे कनेक्टेड होंगे। ये सब स्टेशन की 5 किलोमीटर की परिधि में होने चाहिए, ठीक है। और पहली कुसुम सोलर प्रोजेक्ट जो चलाया गया था वो भालोजी गांव में कोटपुतली के अंतर्गत 1 मेगावाट तक का उत्पादन वाला सोलर प्लांट स्थापित किया गया था एक किसान के द्वारा, ठीक है। तो ये अपना घटक ये है जिसमें 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड कनेक्शन, यानी ग्रिड से कनेक्टेड, और ये जीएसएस के 5 किलोमीटर की परिधि में होने चाहिए ताकि बिजली का ट्रांसमिशन किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में घटक भी, इसमें इसे चलाया जाता है बागवानी विभाग के द्वारा। सोलर पंप को ऑफ ग्रिड किया जाता है, जो भी ऑफ ग्रिड सोलर पंप हैं वो दिए जाते हैं किसान को, ठीक है। और कुल मिला के 25,000 सोलर पंप बांटे जाने की इसमें प्लान किया गया था। इसमें सब्सिडी दे करके दिया जाता है किसानों को, ठीक है। उसके बाद में घटक सी, इसमें बोला गया कि पुराने जितने भी सोलर पंप हैं उन्हें पुराने जितने भी पंप हैं उन्हें कन्वर्ट करके नए सोलर पंप में डाला जाएगा। आप कंफ्यूजन नहीं करना है, जस्ट मैं रिवाइज करा देता हूँ। कुसुम ऊर्जा कुसुम योजना, ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा महा उत्थान योजना, ठीक है। तो ये हुआ। इसमें सरकार का मोटो क्या है? अन्नदाता को किस में चेंज करना? अन्नदाता से ऊर्जादाता में चेंज करना, ठीक है। कन्फ्यूजन है उन सबको दूर कर रहा हूँ मैं। इसके कुसुम योजना के 3 घटक के रूप में उन्होंने बोला,
पहला तो आप अपने यहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाओ। किसानों को बोला आप अपने यहाँ पे सोलर प्लांट लगाओ, कितनी क्षमता के, 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक की क्षमता के। और ये काफ़ी बड़े सोलर प्लांट्स होते हैं, इनके लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है और खर्चा करोड़ों में होता है एक्चुअली में मिनिमम। फिर भी करोड़ों में खर्चा हो रहा है तो 30% सेंटर दे देगा सब्सिडी के रूप में, 30% राज्य दे देगा, बचा हुआ 30% का लोन करा लो और 10% आप किसान अपनी तरफ से दे दो। वैसे ये 40% पूरा किसान का ही है, लेकिन उसमें लोन तो आपको चुकाना पड़ेगा। ओके, पहला प्लांट भालोजी गांव में लगा दिया गया। ओके, ये तो हो गया पहला घटक ए। दूसरा घटक बी। घटक बी में बोला गया कि हम किसानों को, किसान जो खेती करते हैं तो खेती के लिए ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं, ट्यूबवेल्स में सोलर अपने सबमर्सिबल पंप डाले जाते हैं। अब वो जो पंप होते हैं पुराने वाले, वो तो क्या होते हैं, बिजली से कनेक्टेड होते हैं, जो तारों वाला लाइट्स आती है उसके द्वारा कनेक्ट होते हैं। अब घटक बी में बोला कि हम आपको 25,000 के आसपास में सोलर पंप देंगे। नॉर्मल पंप के लिए तो आपको तारों से कनेक्ट होके लाइट लेनी पड़ती है, अब हम आपको स्टैंड एलोन, आपको कोई मतलब नहीं है तारों से, आपको ऐसे पंप देंगे जो सोलर ऊर्जा से चलेंगे और आपको सोलर प्लांट बगल में लगा के देंगे ताकि वो पंप आपका चल सके और पानी निकालने में आपके लिए यूजफुल हो सके। किसानों से ये बोला गया। तीसरा घटक इसका ये बोला गया कि जो पुराने किसान, पुराने पंप हैं उनके पास में जो कि बिजली से चलते हैं या इंजन से चलते हैं या ट्रैक्टर से चलते हैं, उनमें हम आपको रिप्लेसमेंट करवाएंगे। हम आपके पुराने पंपों को लेके आपको कुछ पैसों में आपको नए सोलर पंप देंगे। ये 3 घटक हैं इसके बस। ओके, ये ध्यान रख लेना, बाकी इसमें कोई खास बात है नहीं। 25,000 जो है वो नए ऑफ ग्रिड दिए जाएंगे और ये घटक ए जो है ये ऑन ग्रिड है, कनेक्टेड है। घटक ए वाला ये तो तार से कनेक्ट होकर के बिजली बेची जाती है इसमें। ओके, अब बात करते हैं सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन। ये एक तरीके से घर की छतों पे जो है आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट तक का। और निजी सोसाइटी हो, निजी घर हो या सोसाइटी हो, वहाँ पे भी आप छतों पे सोलर रूफटॉप लगा करके और विद्युत का जनरेशन कर सकते हैं। आप अगर शहर में जाएंगे कभी भी तो हॉस्पिटल्स के ऊपर आपको सोलर प्लेट्स दिखेंगी, कॉलेज के ऊपर, आप घरों पे भी देखेंगे तो घरों के ऊपर भी सोलर प्लेट्स दिखेगी। इवन इफ आई एम आल्सो प्लानिंग कि अपने घर की छत पे मैं 5 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगा लूँ ताकि जो बिजली है उसका जो भार है वो कम हो जाता है। ओके, तो अभी सोलर रूफटॉप पावर जनरेशन के तहत 36 मेगावाट का और जो है वो इस्टेब्लिशमेंट किया जा चुका है। ये डाटा याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सरकार सहयोग करती है। ठीक है, ये एक जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 30 और 70% का रेशियो सरकार की तरफ से रहता है। 30 केंद्र देता है और 70 राज्य देता है। ओके, उसके बाद में रेस्कोमोड सोलर रूफटॉप योजना अच्छे ऊर्जा सर्विस कंपनी के द्वारा ये चलाई जा रही है। इसका मतलब सरकारी जितने भी भवन हैं उनके ऊपर आपको जो है वो सरकारी भवनों पे सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे या सोलर प्लेट्स लगाए जाएंगे और सरकार की भवनों का जो भी खुद का ऊर्जा उत्पादन होना चाहिए वो वहीं पे किया जाएगा। ठीक है, रेस्को का फुल फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी। ओके, फिर उसके बाद में बिजली खरीद की दर अभी तो कम कर दी है वैसे ये फिक्स नहीं है, ये 4 इकोनॉमिक सर्वे में तो यही दिया है 4.15 रुपये पर यूनिट खरीद पे लेगी सरकार। मतलब कैसा है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ रूफटॉप का भी कॉन्सेप्ट आप कभी बुलाइएगा रूफटॉप मतलब रूफ की छत, अपनी घर की छत पे। ठीक है, घर की छत पे आपको क्या करना है, सोलर प्लेट्स लगवाने हैं। ठीक है, नॉर्मली आप घरों में अगर देखें तो आपके घरों की जो क्षमता होती है वो 1 किलोवाट तक की, 2 किलोवाट तक की हम कंजम्पशन करते हैं नॉर्मली। ठीक है, आपके एसी चलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा किलोवाट तक का होता है। मान लीजिए कि आपने अपने घर की छत पे सोलर प्लांट लगवा दिया 2 किलोवाट का। ठीक है, अब इसे 2 तरीके से लगा सकते हो आप। 2 तरीके से कैसे, एक लगा सकते हो इसे ऑन ग्रिड और एक लगा सकते हो ऑफ ग्रिड। ठीक है, ऑन ग्रिड में आपके इस सोलर प्लांट्स को एक इन्वर्टर के द्वारा जो आपके घर तक बिजली के तार आ रहे हैं ना उनसे जोड़ा जाता है, तो ये हो गया ऑन ग्रिड। अगर आपके घर पे आप घर से बाहर कहीं घूमने चले गए हो और घर पे बिजली का उत्पादन हो रहा है तो ये बिजली जो है उन तारों के माध्यम से पावर हाउस तक पहुंच जाती है, ये होता है ऑन ग्रिड। और इसके लिए सरकार आपको रुपए देती है। शुरुआत में ये थे 4.15 रुपये पर यूनिट का,
अभी सरकार ने इसे कम कर दिया है, शायद 2 रुपये 2.5 रुपये पर यूनिट कर दिया है, बट वो मेंशन है नहीं इकोनॉमिक सर्वे में। सरकार रुपए देती है पर यूनिट सोलर एनर्जी जनरेट करने पे। तो बहुत सारे लोगों ने इसका किया यूज, एक बार अपना प्लेट्स लगवाए, प्लेट्स लगवाने के बाद में उसको बेच रहे हैं। ठीक है, एक होता है ऑन ग्रिड, और ऑफ ग्रिड का मतलब होता है कि आप इस तार से कनेक्ट नहीं करने वाले हो, जीएसएस से जो तार आ रहा है उससे कनेक्ट नहीं करोगे आप। इसका मतलब ऑफ ग्रिड अपने घर के काम के लिए ही आपने बैटरी स्टोरेज रखा, उस बैटरी में एनर्जी को स्टोर किया, और जब भी सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं जिस समय भी, उस समय आप बैटरी के द्वारा अपना घर का काम चला रहे हो, तो ये होता है ऑफ ग्रिड। सोलर पंप जो होते हैं नॉर्मली ऑफ ग्रिड ही होते हैं। ठीक है, ऑफ ग्रिड सोलर पंप ही होते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ उतना ही उद्देश्य होता है, दिन में जितनी भी रोशनी आई उसके द्वारा अपना सोलर पंप के द्वारा पानी निकाल लिया गया। अब ये जो सोलर रूफ टॉप प्लांट्स हैं, एक तो अपना ये बता दिया मैंने सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम, इसमें केंद्र और सहयोग दिया जा रहा है, वो 30 और 70 का सहयोग दिया जा रहा है। एंड देन उसके बाद में रेस्को मोड पे राजकीय भवनों पे प्लान किया गया है, सभी राजकीय भवनों पे हम सोलर प्लेट्स लगाएंगे। ओके, उसके बाद में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई थी। कृषि उपभोक्ताओं को अनुदान दिया गया गांव के लेवल पे, और प्रति माह 1000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी गई, अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष, और इसमें समायोजन की प्रक्रिया भी रहती है। अगले महीने उसे अगले महीने इनमें से अगर आपका एक महीने कम बिल आया है और अगले महीने ज़्यादा बिल आया है तो उसको समायोजित कर लिया जाता है। ऑलमोस्ट आपको पूरे साल में 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के द्वारा, और शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। अनुदान सीधे बैंक खातों में दिया जाता है। आपको बिजली का बिल तो जमा कराना पड़ेगा, लेकिन आपको बैंक के खाते में रुपए मिल जाएंगे। उसके अलावा प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू किया गया था। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर स्टेट जीएसटी में छूट दी गई थी। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब बात करते हैं सड़कों के रिगार्डिंग। ये एनर्जी अपना कंप्लीट होता है, सड़कों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सिर्फ डाटा है, समझने का कुछ है नहीं। ठीक है, डाटा याद करना है आपको। ठीक है, सड़कें किसी भी राज्य की प्रगति की निशानी होती हैं। हमारे राजस्थान में वर्तमान में कुल मिला के 2,78,813 किलोमीटर की कुल सड़क लंबाई है। हम अगर बात करें आज़ादी के समय, तो आज़ादी के समय पे सिर्फ 13,553 किलोमीटर की सड़कें थी। मैं अगर इनमें से 2,78,813 में से बात करूं तो नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो 10,618 किलोमीटर की है। स्टेट हाईवे की लंबाई है 17,337 किलोमीटर की। उसके बाद में हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो वो है ग्रामीण सड़क की, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली। ठीक है, और वर्तमान समय में हमारे राजस्थान के 89% गाँव को सड़क से जोड़ दिया गया है। सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी डाटा में थोड़ा वो चेंज भी हो सकता है एज ऑफ नाउ, बट इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा है वही फाइनल मानना है। ओके, तो वर्तमान में हमारे राजस्थान की जितनी भी सड़कें हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो ग्रामीण सड़कें हैं, लेकिन उतना तो पूछा नहीं जाएगा, बस इतना पता होना चाहिए हाईएस्ट कौन सी है, ग्रामीण सड़कें। नेशनल हाईवे का डाटा है इकोनॉमिक सर्वे में 10,618 किलोमीटर का। स्टेट हाईवे का डाटा है 17,337 का। बाकी अगर ओरिजिनली एज ऑफ टुडे डेट में बात करूं तो डाटा चेंज हो चुका होगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है वही रहेगा। राजस्थान में सड़क घनत्व जो है वो 81 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 81 किलोमीटर की सड़क बनी हुई है। ये अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं तो 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 165 किलोमीटर की सड़क बनी है। तो इंडिया का कितना हुआ 165, और राजस्थान का कितना हुआ था सड़क घनत्व 81 किलोमीटर। उसके अलावा केंद्र के लेवल पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण, जिसके द्वारा राजस्थान में वर्तमान में NHAI के द्वारा 48 कार्य प्रगति पे इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा लिखा हुआ है। भारतमाला परियोजना के तहत कुल मिला के हमारे ऑल इंडिया में 34,800 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से राजस्थान के अंतर्गत 2,083 किलोमीटर की सड़कें आ रही हैं। ठीक है, उसमें अब संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे में जितना लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नितिन गडकरी जी अपने प्रोजेक्ट को टारगेट्स को बढ़ाते जा रहे हैं, और उनका टारगेट है 2024 के लास्ट तक भारत की सड़कों का स्तर अमेरिका और यूरोप की सड़कों के स्तर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एंड उसके बाद में सांगरिया सांचौर सुल्तानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अब मैं इनको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक आएगा आपका शब्द हाईवे। ठीक है, हाईवे दो तरीके से, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। ठीक है, हाईवे तो आपने देखे होंगे, हाईवे इन द सेंस स्टेट हाईवे में तो डिवाइडेशन नहीं होता, नेशनल हाईवे जो बनाए जाते हैं नॉर्मली उनमें डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, इनको NHAI के द्वारा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन पहचान दी जाती है। ओके, अब इसके बाद में हाईवे, स्टेट हाईवे और इन सब के बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आता है एक्सप्रेस वे का। एक्सप्रेस वे का एक्सप्रेस वे का मतलब ये हुआ कि सरकार ऐसे रोड बनाएगी जो पास के रोड से 5-6 मीटर 8 मीटर ऊंचे होंगे, पास की ज़मीन से बहुत ऊंचे होते हैं, और उनमें चारों तरफ तार या दीवार होगी, ठीक है, ताकि कोई जानवर, कोई व्यक्ति डायरेक्टली इसके अंतर्गत नहीं आ सके। उससे क्या होगा कि अगर कोई वाहन जा रहा है तो उस वाहन की स्पीड जो है वो अधिक हो सकती है, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक हो सकती है आराम से, क्योंकि उसमें कोई जानवर नहीं आ रहा है, कोई आदमी इंसान नहीं आ रहा है, और डिवाइडेशन है ही, 2 लेन 4 लेन और 6 लेन 8 लेन तक के रोड्स होते हैं, तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और इनको सिर्फ 40-50 किलोमीटर के बाद में ही उतरने का कहीं पे एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सप्रेस वे वो होते हैं जो बहुत तीव्र गति से वाहन चलाने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि सामान्य पास के रोड से ऊंचे होते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे पूरा का पूरा वो बाउंड्री वॉल से ढके हुए होते हैं, ताकि कोई भी जानवर, कोई भी व्यक्ति या कोई अन्य वाहन उस रोड के अंदर ना आ सके। आप अगर हाईवे पे घूमते होंगे तो हाईवे पे तो बगल से कोई जानवर भी आ सकता है, कोई दूसरा वाहन भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन एक्सप्रेस वे पे ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, मान लीजिए कि ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है, ये हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ठीक है, यहाँ पे अपना आगरा, ठीक है, यहाँ पे अपना जयपुर, यहाँ उदयपुर, यहाँ अहमदाबाद, बड़ौदा और ये मुंबई, ठीक है। हमारे दिल्ली से कोई भी माल अपने आप हमें पहुँचाना था मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई पहुँचाना था, तो 2 रास्ते होते थे, या तो दिल्ली से आगरा होते हुए हम मुंबई पहुँचते थे, या दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होते हुए, अहमदाबाद होते हुए, बड़ौदा होते हुए हम दिल्ली पहुँचते थे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो था वो स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा था, और वर्तमान में ये 6 लेन का है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस वाले रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बाहर हो चुका था। अब सरकार के पास में ऑप्शन था कि यार क्या किया जाए इस ट्रैफिक बाहर को बढ़ाने के लिए, या तो 6 लेन से बढ़ा के हम 8 लेन कर दें, या 8 लेन से बढ़ा के इसे 10 लेन कर दें, या 12 लेन कर दें। अगर 12 लेन कर देंगे तो 6 एक साइड में, 6 एक साइड में, तो और आसानी से जो है वो ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो सरकार ने पहले इस पे प्लान करने के बजाय नितिन गडकरी जी एक नया प्लान लेके आए कि हम बनाएंगे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। बोले कैसे? ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का मतलब हम बिल्कुल नया रोड बनाएंगे जो पुराने रोड से बिल्कुल अलग हो। बोले कैसे? हम बनाएंगे एक सीधा रास्ता जो पहले कभी रोड रहा ही नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं रहा आज तक, सिर्फ खेत खेत थे वहाँ पे। बोले हाँ, हम खेतों खेतों में एक सीधा रास्ता बनाएंगे और इस तरीके से हम दिल्ली को मुंबई से जोड़ेंगे। अब इसे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे पहले तो कभी रास्ता था नहीं। दूसरा, चारों तरफ आप देखेंगे तो आसपास में खेती खेत दिखेंगे, हरियाली हरियाली, और यहाँ शहर नहीं होते हैं पास में, इनके खेती खेत दिखेंगे चारों तरफ इसमें। तो इसलिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे यानी नई जमीन का अधिग्रहण किया जाता है और बिल्कुल एक नया रास्ता बनाया जाता है जहाँ पहले कभी रोड रहा ही नहीं था। इसके फायदे क्या होते हैं? एक तो ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पे 6 लेन से 12 लेन करना होता तो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण करने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। दूसरा, इनके चारों तरफ बहुत सारे शॉप्स बन गए थे, बहुत सारे घर बन गए थे, तो उनको तोड़ना पड़ता, ठीक है। और इस पुराने रोड पे जब कंस्ट्रक्शन होता तो जिस समय तक कंस्ट्रक्शन होता उस समय तक बहुत सारा ट्रैफिक जाम तक भी होता, वो सारी परेशानियाँ होती। उसके बजाय उन्होंने एक नया प्लान लिया कि हम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाएंगे, नई जमीन का अधिग्रहण करेंगे, जो कि पिछड़े क्षेत्र हैं। पिछड़े क्षेत्रों को अगर सड़क से कनेक्ट करेंगे तो निश्चित सी बात है उनका विकास होगा। तो नई जमीन का अधिग्रहण सस्ते दामों पे होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी आपको बगल में पड़ोस में कोई घर नहीं तोड़ना पड़ेगा, कोई दुकान नहीं तोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद में ये बिल्कुल नया है, नई ज़मीन है, नई जगह है, तो यहाँ पे आपको कोई भी रोड ट्रैफिक नहीं होने वाला है। आप सीधा और जल्दी काम कर सकते हैं। 2019 में प्रोजेक्ट शुरू किया और 2022 में कंप्लीट ही कर दिया उन्होंने एक तरीके से, और दिल्ली से मुंबई तक 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए कितना फास्ट हो रहा है इसमें। ओके, इसका नाम उन्होंने दिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ठीक है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे।
अच्छा ठीक है, ये एक तो मैंने बोल दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, और जो पुराना रोड है अगर उसे चौड़ा करना है तो उसे हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे। ठीक है, ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे, ये ध्यान रख लेना, ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे उसे पुराने वाले को बोलते हैं। हमारे राजस्थान में इस भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दो बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं। एक तो दिल्ली से और मुंबई का जो रोड है उसका अधिकतर हिस्सा हमारे राजस्थान से होकर के जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में वो एमपी और गुजरात में चला जाता है। अधिकतर हिस्सा अलवर, दौसा, भरतपुर से कनेक्ट होते हुए एंड उसके बाद में अपना सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, इन क्षेत्रों से होते हुए जा रहा है राजस्थान से। ओके, ये कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, इसके पुराने नाम के रूप में हमने यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, क्योंकि बड़ोदरा से मुंबई के लिए पहले से ही प्लान था, बट ये पूरा नाम जो बोला जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ओके, ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसका 374 किलोमीटर हमारे राजस्थान से होकर के जा रहा है। दूसरा, आपका मैं राजस्थान का मैप आपको दिखाने की कोशिश करूं तो राजस्थान के मैप में अगर आप देखेंगे तो मैं ऐसे ही बना देता हूं इस तरीके से यहाँ पे। ओके, लेट मी मेक, मैं फास्ट बना रहा हूँ तो जैसा भी बने उसे एडजस्ट कर लीजिएगा, इट्स ओके। ये राजस्थान, इससे ऊपर ये पंजाब, ठीक है, ये पंजाब, ये हरियाणा। ओके, हरियाणा तो काफ़ी लंबी दूरी तक जाएगा, पंजाब भी मैंने छोटा कर दिया बट कोई नहीं, ये हरियाणा। ओके, हरियाणा में पंजाब में अमृतसर, अमृतसर से लेकर के और इधर गुजरात, नीचे की साइड में कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में जामनगर नाम की एक जगह है। ठीक है, वहाँ तक एक रोड बनाया जा रहा है और उस रोड का नाम है अमृतसर। ये एक्चुअली में गुजरात भी मैंने छोटा कर दिया है, शायद गुजरात यहाँ से यहाँ तक का है। ओके, तो अमृतसर से लेके और जामनगर तक का जो एक्सप्रेस बनाया जा रहा है, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस पे, इसका अधिकतर हिस्सा राजस्थान में आ रहा है और ये भी अधिकतर हिस्सा कैसा है? ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस पे है। ठीक है, ये जो है वो अपना 6 लेन वाला है ये। और इधर मैं बात करूं दिल्ली से लेके और मुंबई का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वो इस तरीके से जाता है, दिल्ली हरियाणा आता है, राजस्थान में आते हुए एमपी में जाता है, फिर गुजरात में जाते हुए मुंबई तक जाता है। ठीक है, इसका भी अधिकतर हिस्सा अपने राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। ठीक है, अमृतसर जामनगर पश्चिमी राजस्थान को कनेक्ट कर रहा है और इधर देखें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरे पूर्वी राजस्थान को कनेक्ट कर रहा है और पिछड़े क्षेत्रों से होकर के उनको डेवलप करने में योगदान देने वाला है। और यहीं पे अपनी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है, दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है। और इस फ्रेट कॉरिडोर के 150 किलोमीटर के दायरे में नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे और इस पूरे एरिया का नाम क्या दिया गया है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम से दिया गया। ओके, बस ये डाटा याद रखना है। अब इसका नाम सांगरिया सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हमारे राजस्थान के हिसाब से बोला है, वैसे पूरा इसका नाम क्या है? अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। और इसका कुल मिला के 637 किलोमीटर हमारे राजस्थान से गुजरता है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे का। दूसरा नाम क्या है उसका? सांगरिया सांचौर संतालपुर। इन जगहों से राजस्थान किसे गुजरता है तो इनके नाम पे हो गया। और इसका कितना हो गया लंबाई? 637 किलोमीटर। और दिल्ली बड़ोदरा की या दिल्ली मुंबई वाले की कितनी लंबाई हमारे राजस्थान में? 374 किलोमीटर की। ओके, कुल एक्सप्रेसवे में से 2000 या भारतमाला परियोजना में से 2083 किलोमीटर की लंबाई हमारे राजस्थान में इस समय कार्य पे चल रही है। राजस्थान में स्टेट हाईवे डेवलप करने के लिए राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी बनाई गई थी 2 जून 2015 को। उसके बाद में पीएम ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई थी अटल बिहारी जी के समय पे 2020 में 25 दिसंबर को, उनके जन्मदिन पे। तो इसका फेज 3 चल रहा है, अभी तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें 250 से प्लस आबादी वाले सभी गाँव को ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड्स के साथ में जोड़ा जा रहा है पीएम ग्रामीण सड़क योजना को। उसके बाद में राजस्थान राज्य सड़क निधि योजना, इसके तहत एक फंड दिया जाता है और उस फंड के द्वारा 500 प्लस आबादी वाले गाँवों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मोस्टली ये सब काम हो चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इनके द्वारा जोड़ा जा चुका है। 500 प्लस आबादी वाला शायद ही कोई गाँव जोड़ बचा होगा जो सड़क से कनेक्ट नहीं हुआ होगा। उसके बाद में ग्रामीण गौरव पथ योजना, ये 2014-15 में शुरू की गई थी। ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर तक की गांव की ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने के लिए, मेन सड़क से गांव की ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने के लिए 1 किलोमीटर तक के गौरव पथ बनाए गए थे। फिर उसके नाम चेंज करके बाद में विकास पथ कर दिया गया। ठीक है,
और विकास पथ का प्रोजेक्ट ये लगाया गया कि अगले 5 वर्ष में बाल टू वाल विकास हमें करना है। लंबाई 1 किलोमीटर रखेगी, चौड़ाई 5.50 मीटर रहेगी, ठीक है। तो बस यही था। एंड ये विकास पथ भी वही है, गांव के बीचों बीच में से रोड का निकालना, ओके, विकास पथ उसका नाम दे दिया गया, दैट्स ओके। उसके बाद में आधुनिकीकरण की ये योजना जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। रिडकोर सड़क क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पे बढ़ावा दे रहा है। राजस्थान में सड़क नीति 1994, 2013 और 2021 में जारी की गई। राजस्थान स्टेट रोडवे ट्रांसपोर्ट कमीशन, इसकी स्थापना वाली डेट आपको याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1964 को स्थापना की गई थी। इसके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, हरिद्वार मोक्ष कलश सेवा योजना। इसके तहत अगर किसी भी गरीब व्यक्ति के किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो उन लोगों को हरिद्वार तक फ्री में अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचाया जाता है, ओके। आप अगर आरटीसी की बस में जाएंगे तो मोक्ष कलश सेवा के तहत उन लोगों को हरिद्वार तक फ्री पहुंचाया जाता है। मोटर वाहन पंजीकरण की अगर बात की जाए तो कुल मिला के राजस्थान में 9.39 लाख वाहन पंजीकृत हो चुके हैं, ओके, एंड मोटर वाहन, ओके। एंड देन बात करूं मैं जीवन रक्षक योजना। जीवन रक्षक योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये जरूर ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। कभी कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग ये सोच करके अलग उठ जाते हैं कि यार हमारा इससे क्या मतलब है, और अगर मैं यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाऊँगा, इसको हॉस्पिटल भी ले जाऊँगा तो पुलिस मुझसे 50 सवाल पूछेगी, मेरे काम में विघ्न डालेगी। तो राजस्थान की सरकार योजना ने एक बहुत ही शानदार ये योजना चलाई कि अगर किसी का भी सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो जो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, पहली बात तो उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, 5,000 रुपये तक की इनाम राशि दी जाएगी। उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और घायल का मुफ्त इलाज किया जाएगा। निजी या सरकारी अस्पताल कहीं पे भी पहुंचा दो, आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। अगली बात, पुलिस आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, आपको तुरंत अपने काम पे जा सकते हो, पुलिस का कोई हक नहीं रहेगा आपसे कुछ भी पूछने का, ठीक है। और इसके लिए सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपए अपने मुख्यमंत्री जी ने डाले थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई है 1350 किलोमीटर। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरता है। राजस्थान में 7 जिलों से होकर के और 374 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। रेलवे, हमारे राजस्थान में 6019 किलोमीटर की रेलवे की लंबाई है और ऑल इंडिया की 64,000 के आसपास में है, उसका 8.83% हमारे राजस्थान में है। जयपुर मेट्रो की अगर मैं बात करूं तो जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन बनाया गया 1 जनवरी 2010 को, ठीक है। इसके द्वारा जयपुर मेट्रो का डेवलपमेंट किया गया अलग अलग फेज में। फर्स्ट ए में मानसरोवर टू चांदपोल के लिए जयपुर मेट्रो डेवलप की गई थी। फेज सेकंड फर्स्ट बी में चांदपोल टू बड़ी चौपड़ के लिए ये 2.4 किलोमीटर की जो मेट्रो थी उसका डेवलपमेंट किया गया था। फेज फर्स्ट सी में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक का मेट्रो डेवलपमेंट किया गया। फेज 1D में मानसरोवर से अजमेर रोड तक का मेट्रो डेवलपमेंट किया गया और फेज 2 में सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक का किया जाएगा, प्रस्तावित है। अभी इस पर शुरुआत भी नहीं हुई है, ना ही अपना फेज 1D पे भी शुरुआत हुई है, ठीक है। बड़ी चौपड़ टू ट्रांसपोर्ट नगर वाले पे काम चल रहा है। चांदपोल टू बड़ी चौपड़ वाला जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, आई थिंक। 1D और 2 पे अभी कोई काम नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा है सीतापुरा टू अम्बावाड़ी वाला, ये काफ़ी बड़ा है और आने वाले समय पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद में डाक एवं दूरसंचार सेवाएं, हमारे राजस्थान में टोटल डाकघर हैं 10,290 और कुल मिला के 6,39,00,000 जो हैं वो कुल टेलीकॉम उपभोक्ता हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत। तो इस तरीके से मैंने आपको इस लेक्चर के अंतर्गत अपने राजस्थान में आधारभूत संरचना की बेसिक चीज़ें आपको बताई। आधारभूत संरचना का मतलब मैंने आपको बताया, सबसे अधिक मैंने फोकस किया ऊर्जा पे, ऊर्जा का डाटा आपको रटा होना चाहिए। परिवहन के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा एक्सप्रेस वे पे ध्यान दे लेना, ठीक है। राजस्थान में 2 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वे हैं, DM दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एंड अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। और दिल्ली मुंबई वाला पूर्वी राजस्थान को पूरा कवर कर रहा है और अमृतसर जामनगर वाला पश्चिमी राजस्थान को पूरा कवर कर रहा है। और एक्सप्रेस वे में एक्सेस कंट्रोल होता है, आप कहीं जहाँ मर्जी आए वहाँ नहीं उतर सकते। कुछ एक लोकेशंस होती हैं जहाँ पे उतरना होता है, हर जगह अलाउ नहीं होता है एक्सप्रेस वे में उतरना, ना ही चढ़ना अलाउ होता है। और उसमें स्पीड फास्ट होती है, इसलिए जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसे बहुत तेज़ गति से पहुँचाया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है, ठीक है, पहले दिल्ली से मुंबई पहुंचने के लिए 24 घंटे लगते थे और अब दिल्ली से मुंबई पहुंचने के लिए सिर्फ 12 घंटे लगेंगे 1 साल बाद में। बाकी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का
अभी एक हिस्सा खोल दिया गया है अपने दौसा से शुरू होकर के, ठीक है, दौसा के जस्ट इधर की साइड में सिकंदरा के पास से शुरू होता है, ठीक है, वहाँ से शुरू होकर के और अपने अलवर होते हुए, ठीक है, और अलवर होते हुए और आगे जाता है हरियाणा में सोहना नाम की एक जगह है वहाँ तक, और सोहना पे दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बना हुआ है जिसके दो भाग हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न, इधर का हुआ ईस्टर्न और इधर का हुआ वेस्टर्न। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इनसे इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है, और नीचे की साइड में ये मुंबई तक जाने वाला है। अभी एक हिस्सा अभी कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दौसा में एक जनसभा के द्वारा इस रास्ते को खोल दिया गया। और अभी अगर आपको जयपुर जाना है तो जयपुर से दिल्ली जाना है तो आपका रास्ता 3 घंटे का हो गया। पहले जयपुर से दिल्ली इस तरीके से जाया जाता था, अब आपको दौसा जाना होगा, दौसा से आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे और आप 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके अलावा इस एक्सप्रेस वे से थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा अपडेट कर देता हूँ। इस एक्सप्रेस वे से बांदीकुई नाम की जगह से हमारे जयपुर के लिए एक और एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जो कि 4 लेन का होने वाला है और जिसकी ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। तो ये अपना जयपुर आगरा रोड के समानांतर बनने वाला है और उसके बनने के बाद में जयपुर टू दिल्ली का रास्ता सिर्फ 2.5 घंटे का ही हो जाएगा। जयपुर से आपको ये इस पर बोलते हैं इसे, ठीक है, इस पर एक्सप्रेस वे बोलते हैं, ठीक है, तो उसके जो चढ़ना है एंड देन बांदीकुई से निकलते हुए आपको सोना एंड उसके बाद में वो आगे आप दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये आने वाले टाइम पे तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये एक्सप्रेस वे और बनाया जा रहा है बांदीकुई टू जयपुर को कनेक्ट करने वाला। ओके, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। डाटा आपको याद रखना है, ऊर्जा वाला मैं आपको डाटा रिमाइंड करा देता हूँ, दोबारा से याद करा देता हूँ। कुल विद्युत उत्पादन 23,487 मेगावाट का, जिसमें से हाईएस्ट थर्मल एनर्जी का है। सोलर एनर्जी के उत्पादन हो रहा है 3,348 मेगावाट का। विंड एनर्जी का उत्पादन हो रहा है 3,330 मेगावाट का। बायोमास का हो रहा है 102 मेगावाट का और कुल हाइब्रिड विंड एंड सोलर वाला 1690 मेगावाट का है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि STNMS क्या है, तो ये एक अभिनव योजना के नाम से शुरू किया गया स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसंपत्ति एसेट मैनेजमेंट प्रणाली है। बिजली उपभोक्ता 1.80 करोड़ हैं, जिनमें पिछले साल की तुलना में ग्रोथ हुई है 2.56% की। सबसे ज़्यादा घरेलू उपभोक्ता हैं और गाँव में 99% गाँव को बिजलीकृत कर दिया गया है और गाँव में 97 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है। फिर मैंने बात करी थी 6 ऊर्जा और अच्छे ऊर्जा। 6 ऊर्जा और अच्छे ऊर्जा में तो 6 वाला तो आपको कोई खास ध्यान नहीं रखना है, अच्छे ऊर्जा वाले पे हमें थोड़ा सा फोकस करना था। अच्छे ऊर्जा में मैं एक एक चर के आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पवन ऊर्जा हमारे राज्य में 127 गीगावाट तक की क्षमता है, हम इतना विकास कर सकते हैं। वर्तमान में 3,730 मेगावाट का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी 2019 में बनाई गई थी। ज़्यादातर जितने भी विंड के जो प्लांट्स हैं वो जैसलमेर वाले क्षेत्र में। सबसे पहला प्लांट अमर सागर में बनाया गया था। बायोमास के लिए जो स्रोत होता है वो सरसों की तूड़ी, जूली फ्लोरा एंड गोबर का यूज किया जाता है। वर्तमान में स्टेबलिश 120 मेगावाट का है, उत्पादन 102 मेगावाट का है। ओके, अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सबसे इंपॉर्टेंट, मेंस में 5 नंबर का 10 नंबर का सीधा ये वाला आप छाप के आ जाना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फायदा मिलेगा। ओके, राजस्थान में सोलर एनर्जी की पूरी संभावना है। 325 दिन सूर्य की रोशनी आती है और हमारे यहाँ पे सौर विकिरण की जो तीव्रता है वो 6 से 7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर डे है। ओके, और राजस्थान में सोलर एनर्जी की जो पूरी क्षमता है, हम कोशिश करें पूरे पोटेंशियल तो 142 गीगावाट तक का हम यूज कर सकते हैं। वर्तमान में हम 3,348 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं। 5 प्रमुख प्लांट बड़ला जोधपुर में, फलौदी पोखरण में, फतेहगढ़ में, नोखा में और पुगल बीकानेर में। उसके बाद में सौर ऊर्जा नीति 11 में और नई वाली 18 दिसंबर 2019 में, जिसका उद्देश्य 30 गीगावाट का जनरेशन करना 2024-25 तक। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, याद रखना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद में कुसुम योजना, सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर का या 10 नंबर का, ध्यान रख लेना। इसके 3 घटक हैं, ठीक है। एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक है, कुसुम योजना। ओके, देन इसका लोगो अन्नदाता से ऊर्जादाता। इसके 3 घटक ए, जिसमें किसान बड़े अधिक मात्रा में जो है वो विद्युत उत्पादन करेंगे। 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का ग्रिड कनेक्टेड होगा, सब स्टेशन के 5 किलोमीटर की परिधि में होगा। और पहला जो सोलर पंप प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत, कुसुम प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगाया गया, वो भालोजी गांव कोटपुतली में लगाया गया। ओके, उसके अलावा
इसमें जो भी प्लांट लगाया जाएगा उसमें केंद्र सरकार 30% की सब्सिडी देगी, राज्य सरकार 30% की सब्सिडी देगी, लोन भी लिया जा सकता है 30% का, और 10% किसान लास्टली वहन कर ले। टोटल किसान को 40% वहन करना होता है। इसके दूसरा घटक बी में कहा हम आपको सोलर पंप देंगे 25,000, बात खत्म। घटक सी में क्या कहा कि पुराने जो आपके पंप हैं उनको हटाओ, हम आपको नए सोलर पंप देने वाले हैं। ठीक है, ये घटक बी और घटक सी है। एंड सोलर रूफ टॉप, ये तो अपनी छतों पे आपको जो है वो सोलर प्लांट्स या सोलर प्लेट्स लगा के विद्युत ऊर्जा जनरेशन करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये डेट काफ़ी बार पूछी गई है। 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की गई, जिसमें जो गांव के कृषि उपभोक्ता हैं उनको 1,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है, एंड जो पैसा है वो सीधा बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। सड़कें, डाटा याद रख लेना, 2,78,813 किलोमीटर, बाकी बढ़ चुकी होगी निश्चित सी बात है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है वही बात रखनी है। और सबसे ज़्यादा सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं, 89% गाँव को सड़कों से कनेक्ट कर दिया गया है। सड़क घनत्व 81 का है हमारे राजस्थान में, इंडिया में 165 का है। नेशनल हाईवे की जो लंबाई है हमारे राजस्थान में 10,618 की है। स्टेट हाईवे की लंबाई 17,337 किलोमीटर की है। NHAI के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसमें कुल मिला के पूरे भारत में 34,800 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें बिछाई जा रही हैं। राजस्थान के अंतर्गत 2,083 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान के हिस्से में आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 एक्सप्रेस वे हमारे राजस्थान से गुजर रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। ठीक है, इनके नाम ये आप ध्यान रख लेना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का 374 किलोमीटर वाला हिस्सा है जो हमारे राजस्थान से जाता है, और जामनगर वाले एक्सप्रेस वे का 637 किलोमीटर का पूरा पश्चिमी राजस्थान पार करके जाता है। ओके, बाकी चीज़ें नॉर्मल सी हैं। एंड ये एक डेट आपको याद रख लें, RSRTC की स्थापना 1964 में 1 अक्टूबर को की गई थी, ध्यान रख लेना है। ओके, एक ये जीवन रक्षक योजना है, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो आप हॉस्पिटल पहुंचाइए, आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, पुलिस आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी। जिस भी हॉस्पिटल में ले जाओ, पास के किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, प्राइवेट में, सरकारी में, कहीं पर भी ले जाओ, मुफ्त इलाज होगा जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है। बाद में देख लेगी सरकार, पर उस समय मुफ्त इलाज होने वाला है, सरकार देती है पैसा वाला। सड़क सुरक्षा कोष में इसके लिए 100 करोड़ दिए गए थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे आपको पता चल गया। रेलवे के लिए जयपुर मेट्रो के ये फेज है, फेज 1 में मानसरोवर टू चांदपोल, फेज 1B में चांदपोल टू बड़ी चौपड़, फिर बड़ी चौपड़ टू ट्रांसपोर्ट नगर, फिर 1D में मानसरोवर से अजमेर रोड तक कनेक्ट करना है, और फेज 2 जो आने वाले टाइम पे होगा वो सीतापुरा टू अम्बावाड़ी तक कनेक्ट करने का प्लान है। तो इस तरीके से हमारा ये अधोसंरचना विकास वाला लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी। एंड आपदा प्रबंधन के लिए इसमें कुछ डाटा अपडेटेड है ही नहीं, तो मैंने वो डाला नहीं है। ठीक है, आगे कभी आएगा तो उसमें हम अपडेट कर देंगे आपको। धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 6, उसमें हम बात करने वाले हैं सर्विस सेक्टर की, यानी हमारा द्वितीयक क्षेत्र खत्म हो चुका है जो उद्योगों से रिलेटेड था। अब हम सेवा क्षेत्र पे आएंगे, सेवा क्षेत्र, एंड देन उसके बाद में हम शहरीकरण पे बात करेंगे। थैंक यू ऑल, धन्यवाद।